हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज मैं आपके सामने एक और लेटेस्ट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूं। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगी कि अरावली इन दिनों क्यों न्यूज में चल रहा है और इसका हमारे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से क्या रोल है। तो चलिए इसी नोट के साथ हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये जो न्यूज है ये निकल के क्यों आ रही थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो हरियाणा के उन एरियाज में जहां पे अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां पे एक अरावली सफारी पार्क एस्टेब्लिश करेंगे जिसका एरिया होगा 10,000 एकड़ का। ये जो पार्क है ये 10,000 एकड़ के साथ होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा। अब अगर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होता है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट सफारी पार्क यहाँ पे बनता है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। और अगर टूरिज्म बूस्ट होगा, बहुत सारे टूरिस्ट अगर विजिट करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये सब तो थी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो सोचे जा रहे हैं इस सफारी पार्क के साथ। लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जब से ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया गया तब से उन्होंने अपने अपने कंसर्न जाहिर किए। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, ये एक नेचुरल जंगल सफारी नहीं है, ये एक डिजाइंड जू सफारी है। और इस डिजाइनिंग की वजह से जो अरावली की नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डैमेज होगी। फिर अरावली की कंजर्वेशन से रिलेटेड इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। अगर कल को डिस्ट्रक्शन होता है, अगर कल को अरावली का कंजर्वेशन ना होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन ही नहीं है। फिर अरावली के अंदर बहुत से ऐसे एक्वीफर्स हैं। यहाँ पे एक्वीफर्स क्या होते हैं? एक्वीफर होता है कि पानी का एक नेचुरल सोर्स, वो पानी का नेचुरल सोर्स जो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे बहुत सारे एक्वीफर्स हैं। और ये एक्वीफर्स क्या है, ये एक दूसरे, फॉर एग्जांपल एक एक्वीफर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा यूगन से ट्रैफिक की वजह से या आने जाने की वजह से ये जो एक्वीफर्स है इनका जो इंटरकनेक्शन है वो डैमेज होगा। और उस इंटरकनेक्शन की वजह से, उस उनके कनेक्शन के डैमेज की वजह से ये जो वहां पे ग्राउंड टेबल है उसको, ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी वो जो डिस्ट्रिक्ट है इतना ज्यादा वाटर स्केर्स है, तो वहां पे वाटर की स्केर्सिटी और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और कंसर्न्स भी थे। वो क्या थे? तो मेनली जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनका ग्रुप जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है वो मेनली इस बात पे डाल रहा है कि ये जो पार्क है वो ऑलरेडी एक वाटर स्केर्स रीजन है, वहां पे पानी तो ऑलरेडी कम है। अगर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है नूह। नूह में माना जा रहा है कि जो वाटर टेबल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल, वो 1,000 फीट पे है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पानी चाहिए उसके लिए बोरवेल या ट्यूबवेल वगैरह अगर आप कुछ भी लगाना है तो वो कम से कम आपको 1,000 फीट पे जाके आपको पानी मिलेगा। और वहां पे मेनली ये मतलब कि न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि जो ट्यूबवेल या बोरवेल या जो पोन्ड्स वगैरह वहां पे बनाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सूख ही रहे हैं, मतलब सूखे ही निकल रहे हैं। अब नूह के साथ साथ अकेला नूह ही नहीं, गुरुग्राम भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मेनली रेड जोन में काउंट किया जा रहा है, वहां पे भी वाटर स्केर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एक रीजन ये भी था कि ये जो एरिया है जहाँ पे ये जो पार्क है ये डेजिग्नेट किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से एक फॉरेस्ट एरिया है। ये इसके अंदर काउंट किया जा रहा है एक फॉरेस्ट कैटेगरी के अंडर। और अगर कोई एरिया फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाए तो इस एरिया के अंदर वहां पे पेड़ों को काटना या वहां की जो जमीन है उसको विदाउट किसी फॉरेस्ट के काम की वजह से, अगर बिना किसी दूसरे काम के हम यूज कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फॉरेस्टेड लैंड है, फॉरेस्ट है, और उसको हम किसी अर्बनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिट होता है फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए यूज करना। तो ये जो एरिया है कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से ये क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करता है। ये इसके अंडर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंडर। फिर इसके बाद जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इलीगल है।
और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में अरावली का जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज करेगा। जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है इसको ये और भी ज्यादा डैमेज करेगा। अगर अरावली के बारे में आपको मैं की पॉइंट बताऊं ना, तो अरावली जो है वो, अगर आप बात करें अरावली माउंटेन रेंज की, तो अरावली माउंटेन रेंज जो है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। अब आप में से कुछ लोगों को फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पता नहीं होगा। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन जब अर्थ की मूवमेंट हो रही थी, अर्थ की दो अलग अलग कन्वर्जेंट प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी, और मूव करने के साथ जब वो टकराई तो वहां पे उन प्लेट्स में क्या हुआ, एक फोल्ड प्रिपेयर हुआ। और उस फोल्ड की वजह से जो माउंटेन बने या जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी उनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो अरावली क्या है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा इरोजन हुआ। इरोजन यानी कि इसका जो है मतलब कि काफी पार्ट अब खत्म हो चुका है, तो उस वजह से इस माउंटेन रेंज को हम रेसिडुअल माउंटेन पे भी काउंट करते हैं। बात करें इसकी एलिवेशन की, तो इसका एलिवेशन 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक आका गया है। की लेंथ जो है वो लगभग 800 किलोमीटर तक मापी गई है, और ये गुजरात के हिम्मतनगर से लेके दिल्ली तक, और उसके साथ साथ ये हरियाणा में भी, राजस्थान में भी कुछ जगह इसकी जो श्रेणियां हैं वो पाई जाती है। ये तो था थोड़ा सा अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कुछ और डिटेल्स। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कुछ एक्ट्स और लॉज हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज में बने रहते हैं। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट में मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं, यानी गाड़ी वगैरह या कोई वाहन लेके जाते हैं, तो वो एक ऑफेंस है और आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। इस एक्ट में मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में, नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो, वहां पे जो स्पीशीज है उनको कैसे एक बेटर प्रोटेक्शन दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या करता है, ये स्टेट और यूटीज के साथ मिलके इंटेलिजेंस गैदर करते हैं कि कहीं कोई इलीगल वॉचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो केसेस है उनको सुनते हैं। फिर है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि फॉरेस्ट के अंदर कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड होगा तो उस पर ड्यूटी वगैरह है वो क्या होंगी या कैसे होंगी। फिर आता है वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006। ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो लाइट में आया था कि कैसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक बेटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को अगर आप नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको जो अप्रूवल है वो पहले किससे लेना पड़ेगा, सेंटर से। यहाँ पे सोल अथॉरिटी सेंट्रल के पास ही है कि अगर आप किसी फॉरेस्टेड लैंड को नॉन फॉरेस्टेड पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। फिर है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट। अब आपको पता होगा फॉरेस्ट के अंदर बहुत से शेड्यूल्ड ट्राइब भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने जीवन बसर करने के लिए। तो उनको जो राइट्स है वहां पे जनरेशंस, उनकी जो जनरेशंस है उनको वहां पे जो राइट्स है वो इस एक्ट के थ्रू मिलते हैं, उनको हम फॉरेस्ट राइट कहते हैं। तो वहां ये एक्ट है वो लाइट में आता है। तो ये कुछ एक्ट्स थे जो कहीं ना कहीं न्यूज में बने रहते हैं। अब अगर हम बात करें अरावली के सिग्निफिकेंस की, तो फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हिस्टोरिकली ये माना जाता था कि थार डेजर्ट का पूर्व की तरफ जो विस्तार है ना वो अरावली की वजह से ही रुका हुआ है, क्योंकि अरावली थार डेजर्ट और पूर्व की तरफ जो फर्टाइल प्लेन्स है उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में अरावली को एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया माना जाता है, क्योंकि अरावली में ही अकेले 300 से ज्यादा ऐसे प्लांट है जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। 120 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज जो है वो अरावली में पाई जाती हैं। क्या है, नॉर्थ का जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है वहां का जो क्लाइमेट है वो भी अरावली से इम्पैक्ट होता है। क्यों, मॉनसून की जो हवाएं हैं जिनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, ये बताया जाता है कि जो अरावली है वो क्या करता है, उनको शिमला और नैनीताल की तरफ मूव करवा देता है, जिससे वहां पे नदियां हैं, नदियों में साल भर जो है पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि वो जो हवाएं हैं वो वहां पे जाके काफी ज्यादा बारिश करवाती है। और उसी की वजह से जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो फर्टाइल प्लेन है उनमें एक फर्टिलिटी मेंटेन होती है। क्या है, अगर हम बात करें हरियाणा की,
तो हरियाणा को अगर हम टोटल इंडिया से कंपेयर करें तो टोटल इंडिया का सिर्फ 3.5% फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा में पाया जाता है। और वो उस 3.5 का भी जो मेजर पार्ट है वो अरावली रेंज में ही पाया जाता है। तो अगर अरावली में कुछ डिस्टरबेंस आएंगे तो हरियाणा का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है अरावली वो क्या है कि अरावली में बहुत से एक्वीफर्स पाए जाते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे। तो अगर एक्वीफर्स की कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस आए तो वो लॉन्ग टर्म में ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। फिर क्या है, अरावलीज को क्या है, दिल्ली एनसीआर जो रीजन है उसकी लंग्स माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जो दिल्ली एनसीआर है वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। तो अगर उनके लंग्स को अगर डैमेज होता है तो लॉन्ग टर्म में दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो और भी ज्यादा वर्स्ट कैटेगरी में चली जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू आई थिंक मैंने ये आपका टॉपिक है अरावली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों न्यूज में था और क्या अरावली की सिग्निफिकेंस है, ये क्लियर किया है। इफ यू लाइक मेरा वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो।